इलेक्ट्रोड विभव किसे कहेंगे? किसे कहते हैं बेटा? विलयन में धातु विलयन। एवं धातु आयनों के मध्य विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर क्या है, दो चीजें हमारे पास, एक तो धातु है, ठीक है ना, ये धातु है, और दूसरा है धातु आयनों के मध्य। इनके मध्य में जो विभव में जो क्या होगा, अंतर होगा, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड विभव। अब होता क्या है इसमें कि जैसे माना हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड, पहले हम इलेक्ट्रोड को जान लेते हैं। इलेक्ट्रोड क्या होता है बेटा? कोई बता सकता है इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोड, किसी बच्चे को मालूम हो इलेक्ट्रोड क्या है? किसी को भी इलेक्ट्रोड नहीं मालूम? क्या हो सकता है बेटा इलेक्ट्रोड? एक धातु की छड़ है ना, मान लीजिए धातु की छड़ है, और इस धातु की छड़ को जब हम क्या करते हैं, उसी धातु के लवण के विलयन में, एक हमारे पास क्या है, धातु की छड़ है, जिसको मेटल कह सकते हैं, और उस धातु की छड़ को जब हम क्या करते हैं, उसी धातु के लवण के विलयन में, इस धातु का क्या हो, लवण, ठीक है ना, इस धातु का लवण, धातु लवण है ना, इस धातु लवण का जो विलयन बनाया गया, उसमें जब हम आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से क्या करते हैं, उसको डुबाते हैं, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोड, है ना। मान लीजिए एक हमारे पास क्या है, धातु की छड़ है, और इस धातु की छड़ को हम इसी धातु के जो लवण है, उसके जलीय विलयन, धातु के लवण के जलीय विलयन में आंशिक रूप से डुबाते हैं, तो उसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब देखो बेटा, अब इलेक्ट्रोड विभव क्या हुआ, है ना, तो ये इलेक्ट्रोड हो गया हमारे पास। इस इलेक्ट्रोड में दो चीजें हैं, एक है धातु, तो धातु आप लोगों को ये पता लग गया, ये धातु है, धातु की छड़ जो हमने ली, है ना। और दूसरा है धातु आयन। मान लीजिए इस धातु का जो आयन, यहाँ पर जो विलयन है, इसका जो आयन होगा, मान लीजिए कोई हम क्या लेते हैं, कॉपर की धातु लेते हैं, मान लीजिए हमने क्या लिया, कॉपर, ये कॉपर की धातु है बेटा हमारे पास, है ना। और कॉपर की धातु का लवण, कॉपर की धातु का लवण होता है कॉपर सल्फेट। देखो इसी का लवण ये है ना, कॉपर सल्फेट। अब इसका विलयन बना लेते हैं। मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया, हमने एक कॉपर की छड़ ली, कॉपर तो जानते हैं आप लोग, है ना, एक कॉपर की छड़ ली, और कॉपर का एक लवण लिया, कॉपर का लवण क्या होगा, कॉपर सल्फेट लिया, और इसका क्या बनाया हमने, विलयन बनाया, मान लीजिए इसका विलयन बना दिया हमने, है ना। तो विलयन बनाने से क्या होगा, कॉपर सल्फेट, इसको फिर इस धातु की छड़ को इसमें डुबा दिया, ऐसे आंशिक रूप से डुबा दिया, है ना। तो यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट होगा, ये Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव के रूप में बन जाता है। तो ये समझ लो बेटा, इसको एक धातु की छड़ है, और धातु के जो आयन है, ये जो धातु के आयन है, इनके मध्य एक विभवांतर होता है, इनके मध्य क्या है, उत्पन्न जो विभवांतर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इस धातु की छड़ और जो ये क्या है, धातु के आयन है, इनके मध्य जो विभव में क्या होगा, अंतर होगा, इनके विभव में क्या होगा, अंतर, इसलिए इसको विभवांतर कहते हैं, विभव में अंतर, है ना। तो विभवांतर कहा जाता है। तो धातु और धातु की छड़ और धातु के आयनों के मध्य उत्पन्न जो विभवांतर होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, वो इलेक्ट्रोड विभव। अब इलेक्ट्रोड विभव भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव क्या होगा, एक ऑक्सीकरण विभव क्या होता है बेटा, ऑक्सीकरण विभव? किसी इलेक्ट्रोड की विलयन में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति का माप उस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव कहलाता बिल्कुल, यहाँ पर देखो, मान लीजिए किसी इलेक्ट्रोड, कोई इलेक्ट्रोड हमारे पास है, और इस इलेक्ट्रोड के विलयन में इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति, जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, है ना, जितनी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होगी, वो क्या कहलाएगी, उस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव कहलाएगा, ठीक है ना। ये ऑक्सीकरण विभव, जितना वो इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, ये तो था ऑक्सीकरण विभव। दूसरा है हमारे पास मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखो, इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव किसे कहते हैं, अपचयन विभव? है। किसी इलेक्ट्रोड की है। विलयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति का माप उस इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव कहलाता है। बिल्कुल, जो हम क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन कितना ग्रहण कर रहा है, उसकी जो माप होगी,
उसको हम क्या कहेंगे बेटा? देखो यहाँ पर अपचयन इलेक्ट्रोड क्या हो गया? अपचयन इलेक्ट्रोड विभव किसी इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड की विलयन में इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होगी, उसकी जो माप होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? अपचयन विभव कहते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से होगा बेटा। देखो इलेक्ट्रोड ऑक्सीकरण विभव क्या है, अपचयन विभव क्या है, ठीक है ना? ये हम समझ जान चुके हैं, है ना? पहले इलेक्ट्रोड क्या था, इलेक्ट्रोड विभव क्या था, ये हमने जान लिया था। अब ये इलेक्ट्रॉन विभव में क्या है? दो प्रकार के, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण विभव हो गया और इलेक्ट्रॉन अपचयन विभव हो गया, दो प्रकार के हो गए। ठीक है ना? तो ऑक्सीकरण विभव में क्या था? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन जिसमें त्यागे जाते हैं। और अपचयन विभव में क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, है ना? उसकी जो माप करेंगे वो है क्या कहलाएगा हमारे पास? अपचयन विभव कहलाएगा। नेक्स्ट है बेटा इसमें दूसरा, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? जब अर्धसेल अभिक्रिया में सभी स्पीशीज की सांद्रता केवल एक इकाई हो तो उस इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। गुड। ठीक है ना? ये याद हो जाने चाहिए बेटा, है ना? परफेक्टली सभी बच्चों को। तो यहाँ पर क्या है देखो, अन्य बच्चों को बताना बेटा, है ना? देखो जब हम क्या करते हैं, देखो इसमें क्या प्रोसेस है कि जब जो अर्ध सेल है हमारे पास, अर्ध सेल, देखो पहले हमारे पास सेल क्या होता है? सेल क्या होता है, कोई जानता है सेल? एक तो होता है सेल और एक होता है बैटरी, इनमें क्या अंतर है बेटा? सेलों हाँ बोलो। सर सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। बिल्कुल, सेलों के संयोजन को हम बैटरी बोलते हैं। जैसे मोबाइल पे हमारे पास बैटरी लगी होती है, क्यों कहते हैं बेटा मोबाइल की बैटरी को बैटरी? जो मोबाइल में लगी रहती है वो बैटरी लगी रहती है ना? क्यों कहते होंगे उसको बैटरी? सर उसमें छोटे छोटे सेलों मिलकर बैटरी बनी रहती है सर। बिल्कुल, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सेल होते हैं और जो सेलों का संयोजन होता है ना, वो बैटरी कहलाता है। छोटे छोटे सेल जुड़े रहते हैं इसलिए बैटरी होती है ना? तो दो, जिसमें दो या दो से अधिक सेल होंगे वो बैटरी कहलाएगी। ठीक है ना? तो सेल क्या, सेल आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना? यहाँ पर ये कहता है कि देखो जब हमारे पास सेल, जैसे हमारे पास अर्ध सेल, अब अर्ध सेल की बात कर रहा है, पहले सेल की बात करते हैं, अर्ध सेल। देखो यहाँ पर जो हमने क्या किया था, एक धातु की छड़ ली थी और धातु के आयन के विलयन में डाला, है ना? धातु के आयन में, ये एक इलेक्ट्रोड था बेटा। क्या था? एक इलेक्ट्रोड। और ये एक इलेक्ट्रोड जो है ना, ये अर्ध सेल का काम करता है। फिर हम क्या करते हैं, दूसरा एक अर्ध सेल लेते हैं, दूसरा हमने क्या लिया? अर्ध सेल। वैसे ही एक धातु की छड़ ली और उसमें क्या किया, हमने एक धातु के आयन के विलयन बनाया। लेकिन जब हम इसका संयोजन करते हैं, देखो ऐसे संयोजन करते हैं, ऐसे करके, तो ये क्या हो जाता है, एक सेल के भांति काम करने लग जाता है। और इसको फिर ऐसे जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना? इसमें विद्युत धारा भी प्रवाहित होती है। इस प्रकार का जो संयोजन होगा वो एक सेल है। अब सेल का जो ये आधा, ये वाला भाग है, ये अर्ध सेल है। ठीक है ना? इसको मैं इसलिए समझा रहा था, अर्ध सेल क्या होता है। तो सेल का आधा भाग ये हो गया, जिसमें एक में ऑक्सीकरण होगा, एक में अपचयन होगा। तभी सेल पूरा तब होता है बेटा जब एक पर क्या हो रहा होगा, ऑक्सीकरण हो रहा होगा, है ना? ऑक्सीडेशन जिसको बोलते हैं। इस एक पे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीकरण, और दूसरे पे क्या हो रहा होगा, अपचयन। क्या हो रहा होगा, एक पर ऑक्सीकरण हो रहा होगा और एक पर क्या हो रहा होगा, अपचयन। इस प्रकार से हो जाता है। एक तो ऑक्सीकरण करता है, एक पे अपचयन करता है ना? एक रिडक्शन हो गया, एक ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है ना? तो अभी हम समझ लीजिए कि कुछ इस टाइप की चीजें हमारे पास है जो हम देख रहे हैं, है ना? ये क्या है हमारे पास, अलग अलग प्रकार के सेल है। ठीक है ना? ये सेलों की हमने प्रकृति देख ली, किस प्रकार से कौन कौन से सेल हो सकते हैं। अब यहाँ देखो मानक इलेक्ट्रोड विभव हम कह रहे थे, मानक इलेक्ट्रोड विभव हम जानते हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा यदि देखें बेटा, तो परिभाषा क्या कह रही है, क्या कह रही है परिभाषा? परिभाषा कह रही है कि जब, क्या कह रहे हैं, जब जब अर्ध सेल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी स्पीशीज की सांद्रता केवल इकाई में हो। ठीक है ना? यहां पर समझ में आ रहा है? जो अर्ध सेल है,
उसमें प्रयोग होने वाले जितने भी स्पीसीज हैं उनकी सांद्रता क्या होनी चाहिए, इकाई होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन विभव को हम क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एक सेल है हमारे पास और उस सेल में क्या हो रहा है, मान लीजिए हमने सेल देखा, सेल में क्या है, हम देखेंगे इसमें क्या क्या चीजें लगी रहती है। एक तो मान लीजिए हमने कहा इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, इसके यहाँ पर आयन क्या होंगे, आयंस होंगे, है ना। इनकी जो सांद्रताएं होंगी वो इकाई के रूप में होंगी। एक मान लीजिए 1 सेंटीमीटर लंबा हमारे पास इलेक्ट्रोड है, हमने क्या लिया 1 सेंटीमीटर। ये मान लीजिए हमारे पास एक विलियन है, ये 1 मोलर विलियन है। क्या है, 1 मोलर विलियन है। तो इस प्रकार से जो प्रयुक्त जो स्पीसीज होंगे, जो इसके साथ प्रयोग होने वाली चीजें हैं, उनकी सांद्रता इकाई होगी। तो इलेक्ट्रोड विभव को हम क्या बोलेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। देखो इलेक्ट्रोड विभव तो हमारे पास शुरू में हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रोड विभव क्या था, शुरू में पढ़ लिया था हमने। इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड विभव क्या, धातु आयन, धातु की छड़ और उस धातु आयनों के मध्य होने वाला विभवांतर क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड विभव। और इलेक्ट्रोड विभव में देखो, इलेक्ट्रोड विभव में जब हम इसकी स्पीसीज को इकाई ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहता है। और इसे हम ई नोट से दिखाते हैं, ये ध्यान रखना है, ई के ऊपर नोट का चिन्ह लगा देते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब उसके बाद देखो सेल सेल विभव किसे कहते हैं, कोई बताएगा बेटा सेल विभव। गैल्वेनी सेल के दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच विभवांतर सेल विभव कहलाता है। इसे वोल्ट में मापते हैं। सेल विभव कैथोड एवं एनोड के बीच विभवों का अंतर होता है। सेल विभव इसे सेल विद्युत वाहक बल भी कहा जाता है। ठीक है, देखो इसने पूरा याद कर रखा है, क्योंकि भले ही दिखाई दे रहा है बेटा, लेकिन इतनी जल्दी में पढ़ा नहीं जाता है ना, याद किया है तो फटाफट बोला जाता है ना। तो इसने याद करके बहुत बढ़िया। देखो बेटा यहाँ पर गैल्वेनिक सेल हमारे पास है ना, और गैल्वेनिक सेल में कह रहा है कि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर, हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है ना, एक एक इलेक्ट्रोड ये था और एक इलेक्ट्रोड है। ये गैल्वेनिक सेल भी हम पढ़ेंगे आगे, गैल्वेनिक सेल क्या होता है। वैसे आप लोगों ने देखा हुआ गैल्वेनिक सेल क्या होता है, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं मालूम, जैसे 11 वाले बच्चे हैं ना। तो ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर देखो सेल ऐसे बनते हैं, ऐसा बना हुआ है ना, इसके एक गैल्वेनिक मीटर यहाँ लगा होगा। ये कहते हैं कि गैल्वेनिक सेल में क्या है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर, एक इलेक्ट्रोड तो ये है और दूसरा इलेक्ट्रोड ये है, दो इलेक्ट्रोड है ना। तो गैल्वेनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच बीच विभव अंतर सेल विभव कहलाता है। इनका जो विभव में अंतर होगा, एक इलेक्ट्रोड ये है और एक इलेक्ट्रोड ये है, इनके विभव में जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा, सेल विभव। क्या कहलाएगा बेटा, सेल विभव। कौन सा, दो इलेक्ट्रोडों के मध्य, एक इलेक्ट्रोड ये है, एक अर्ध इलेक्ट्रोड ये है, इनके सेल में जो अंतर होगा, सेल में विभव में जो अंतर होगा, उसको क्या कहा जाता है, सेल विभव कहा जाता है। ये सेल विभव हो गया। क्लियर, सेल विभव समझ में आ रहा होगा। दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को हम सेल विभव कहते हैं। और यदि मान लीजिए सपोज एक ही इलेक्ट्रोड है और एक धातु की छड़ है और उसके आयनों के मध्य विभव उत्पन्न होता है, विभव में अंतर उत्पन्न होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। ये एक इलेक्ट्रोड के विभव में है ना, एक इलेक्ट्रोड विभव, एक इलेक्ट्रोड में यदि होता है तो इलेक्ट्रोड विभव होता है, और दो अर्ध इलेक्ट्रॉनों के बीच विभव में अंतर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सेल विभव कहते हैं। और इसे देखो बेटा, इसे हम वोल्ट से मापते हैं। इन दोनों के विभव में क्या होगा, जो अंतर होगा उसको हम क्या करेंगे, वोल्ट, इतने वोल्ट इतने वोल्ट, है ना। और देखो सेल विभव कैथोड एवं एनोड के इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर होता है। यहाँ पर दो विभव होते हैं बेटा, देखो इसमें कैथोड कौन होगा, एनोड कौन होगा, ये तुम बताओ। इन दोनों में कैथोड कौन है बेटा, एनोड कौन है। एनोड प्लस का और कैथोड माइनस का। हाँ, किस तरह आप लिखेंगे, कैसे कैसे लिखेंगे, सारा बताओ। एनोड सर बाईं ओर। राइट। यहाँ पर जो हमारे पास आईपीएसी सिस्टम है बेटा, इसका इलेक्ट्रोड को लिखने का आईपीएसी सिस्टम है, हमने शुरू में बताया था। और उस सिस्टम ने क्या कहा, वो सिस्टम क्या कहता है, वो कहता है कि इनको लिखने का तरीका क्या है, इनका हम लिखने का तरीका क्या हो सकता है ना।
उस लिखने के तरीके मन जो हमारे पास विभव होगा उसका लिखने का तरीका क्या होगा, किस प्रकार से होगा, है ना। तो यदि हम उसको देखें तो किस टाइप से होता था कि जैसे हमने अभी दो इलेक्ट्रोड बनाए, ठीक है ना, कितने इलेक्ट्रोड बनाए, दो इलेक्ट्रोड, और उनको लिखेंगे कैसे, उन दोनों इलेक्ट्रोडों को हम लिखेंगे कैसे, तो उसको समझने के लिए एक मिनट है, थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को किस प्रकार से होने वाला है। तो बेटा इसमें यदि हम यहाँ पर देखें तो हमने इलेक्ट्रोड लेने, दो हमारे पास अर्ध सेल है, तो यहाँ पर जो क्या होगा, दो अर्ध सेल, एक अर्ध सेल ये होगा, इस प्रकार से होगा, तो और एक अर्ध सेल ये, इनमें ध्यान ये रखना होगा कि एनोड जो होगा, एनोड जो होगा बेटा वो किस तरफ होगा, हमारे हमारे सामने दिखाई दे रहा है बाई तरफ, ये हमारी बाई ओर है ना, इसको हम एनोड मानेंगे, जो बाई ओर वाला है उसको क्या मानेंगे, एनोड। और ये क्या होगा, यहाँ से जुड़ा हुआ रहता है बेटा, ये कौन सा क्या बोलते हैं इसको, लवण सेतु। बिल्कुल इसको लवण सेतु बोलते हैं, है ना, ठीक है ना, साल्ट ब्रिज हम इंग्लिश में कह सकते हैं, ये लवण सेतु है। और लवण सेतु के द्वारा ये जुड़ा रहता है, और ये दूसरा क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोड। तो दो इलेक्ट्रोड हमारे पास, तो जो हम बाईं तरफ लिखेंगे वो एनोड होगा, और जो दाहिनी तरफ बनाएंगे जिसको, वो क्या होगा, कैथोड होगा। तो इन दोनों पर क्या होता है बेटा, एनोड पर क्या होता है, कौन सी प्रोसेस होती है, धनायन। नहीं ये तो धनायन होता है, लेकिन प्रोसेस कौन सी होती है, क्रिया कौन सी होती है, यहाँ पर एनोड पर क्या ऑक्सीकरण। होगा, यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीकरण, यहाँ पर होगा बेटा ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या होगा, अपचयन सर। बिल्कुल यहाँ पर होगा रिडक्शन या अपचयन, ठीक है ना। ऑक्सीकरण प्रोसेस में क्या होता है बेटा, ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, सर सब धनायन से ऋणायन की ओर जाएंगे और कैथोड में ऋणायन से धनायन की ओर। नहीं नहीं, जब ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन में होता क्या है, ऑक्सीडेशन क्या प्रोसेस है, क्या करता है ऑक्सीडेशन, यहाँ मैं पूछ रहा हूँ ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन क्या है, सर वो अपने इलेक्ट्रॉन कैथोड को देगा सर। हाँ, ऑक्सीडेशन मीन्स होता है बेटा इलेक्ट्रॉन का त्यागना, यहाँ क्या ना सर इलेक्ट्रॉन जी। त्यागे जाते हैं, यहाँ पर क्या होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है। और रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ग्रहण किए जाते हैं, यहां से तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ प्रोसेस कैसे समझाई थी हमने, कि जब ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर से कहा जाएंगे, देखो इधर से इधर की तरफ जाते हैं बेटा, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गए, एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे, ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन कहां से गए, इलेक्ट्रॉन गए एनोड से, एनोड, ठीक है ना, एनोड से, एक मिनट अगर और हो गया, इलेक्ट्रॉन गए कहां से, हमने लिखा एनोड से कैथोड की तरफ, ध्यान रख, इलेक्ट्रॉन कहां से, इधर से इधर की तरफ, ठीक है ना, यहाँ क्योंकि यहाँ गए फिर यहाँ ग्रहण हो जाएंगे, ग्रहण किए जाएंगे, लेकिन धारा का प्रभाव किधर से किधर की तरफ है, कैथोड से एनोड की ओर। बिल्कुल धारा जो बहेगी वो इलेक्ट्रॉन बहने के विपरीत बहती है, ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत धारा बहती है, ये ध्यान रखना आपको, है ना, आप लोगों को याद भी है, अच्छी बात। तो देखो बेटे यहाँ पर जो गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल में दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो विभव में अंतर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेल विभव, ये इन दोनों के बीच जो अंतर होगा वो सेल विभव कहलाता है। इसे हम वोल्ट से मापते हैं, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा रहता है ना, वी भी लगा रहता है, वोल्ट मीटर लगा रहता है। और सेल विभव कैथोड एवं एनोड के इलेक्ट्रोडों, जो इलेक्ट्रोड है बेटा, इलेक्ट्रोड विभवों
का अंतर होता है। देखो एक कैथोड है और एक एनोड है, एक तरफ ये जो हमारे पास ये एनोड है और ये कैथोड है, इनके विभव में जो अंतर होगा उसको कहा जाता है, हम सेल विभव कहते हैं, है ना। इसे सेल विद्युत वाहक बल भी कहा जाता है, ईएमएफ भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। और इनका फॉर्मूला बेटा देखो, ई सेल बराबर हमारे पास क्या आएगा, ई दाया, ई क्या लिखा, दाया लिखा हुआ है ना, माइनस ई बाया, तो दाहिनी ओर कौन आएगा, एनोड माइनस कैथोड। बिल्कुल हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई सेल बराबर सेल, देखो तो हमारे पास दाया कौन सा है, दाहिनी तरफ, देखो दाहिनी तरफ ये है कैथोड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा ई कैथोड माइनस ई एनोड, इस प्रकार से। यहाँ ये फॉर्मूला भी हो सकता है बेटा, ई सेल बराबर क्या, हम यदि फॉर्मूला लिखना चाहें, ई सेल इज इक्वल टू क्या आएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड में से हम क्या कर देंगे, ई में एनोड कर देंगे, ये हमारे पास अब इसका फॉर्मूला बन जाएगा। और इस फॉर्मूले के आधार पर हम बहुत सारी चीजों को सॉल्व भी करेंगे, किस टाइप से होगा, ठीक है ना, उनको अभी करते हैं, बताता हूँ आप लोगों को किस क्या क्या चीजें हो सकती है ना। तो ये तो समझ में आ गया होगा कैसे कैसे ये हमारे पास ई सेल निकाल सकते हैं और किस प्रकार से हमने इसको लिखा, ठीक है ना। ये हो गया बेटा हमारे पास कुछ चीजें। अब थोड़ी नेक्स्ट चलते हैं, देखो इसके आगे जो यहाँ पर दिया हुआ है वो कुछ चीजें हमें दे रखी है, क्या क्या चीजें दी हुई है, देखो ई सेल, यहाँ पर क्या दे रखा है, ई सेल इज इक्वल टू दाया माइनस बाया, ठीक है ना। अब इसमें कुछ रिएक्शन लिखी हुई हो रही, इस रिएक्शन के लिए हमें क्या निकालना है, इसमें ई सेल निकालना है। तो किस प्रकार से निकलेगा, जैसे हम इसको ई सेल देखेंगे तो ई सेल किस प्रकार से निकलेगा, देखो मान लीजिए एक रासायनिक अभिक्रिया हमारे पास दी हुई है ना, अभी और रिएक्शन भी दूंगा मैं आप लोगों के पास, ठीक है ना। मान लीजिए ये रिएक्शन दी हुई है, क्या दिया हुआ है, Cu है कॉपर और ये सॉलिड फॉर्म में है, प्लस Ag दिया हुआ है, Ag 2 मॉलिक्यूल दे रखे हैं Ag, और इसको स्टार के फॉर्म में दे रखा है, फिर लिखा हुआ है Aq, एक्वस लिखा हुआ है ना, फिर एरो का चिन्ह लगा हुआ है Cu, और 2 पॉजिटिव चार्ज है बेटा, यहाँ पर हम 2 पॉजिटिव के फॉर्म में है, 2 प्लस चार्ज है, और प्लस 2 Ag लिखा हुआ, मान लीजिए ये लिखा हुआ है ना। इतनी चीजें हमारे पास लिखी हुई। अब हम इसके लिए ई सेल निकालेंगे, तो ई सेल कैसे निकालते हैं, ई सेल बराबर हमारे पास आएगा ई दाया, सॉरी ई बाया था ना, क्या था बेटा, बोलो, ई दाया माइनस बाया। हाँ ई दाया माइनस ई बाया, जो ऊपर भी लिखा हुआ है, यहाँ दिखाई दे रहा होगा, है ना। इस प्रकार से आया था, तो इसको हमने क्या लिखा था, फिर हमने इसको चेंज करके लिखा था, ई सेल बराबर दाई तरफ कौन था, दाहिनी ओर कौन सा है, कैथोड। बिल्कुल ई कैथोड है ना। तो हम क्या करेंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ऐसा लिखा था हमने। अब इस सेल अभिक्रिया में हम ये देखेंगे कि कौन सा कैथोड है और कौन सा एनोड है, इसमें ऐसा कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा है, पता लगा सकते हैं बेटा हम, इस अभिक्रिया में कौन कैथोड होगा और कौन एनोड होगा, कोई बता सकता है, बताओ बेटा, कैसे निकालेंगे हम इसमें कि कौन कैथोड पर होगा और कौन एनोड होगा। अब थोड़ा समझदारी का हमें काम कर इस्तेमाल करना होगा, है ना। बताओ कौन बताएगा, कुछ चीजें मैंने बताई थी आप लोगों को, और उन्हीं चीजों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। देखो बेटा यहाँ यहाँ यदि हम देखें, इसको मैं पहले 2 पॉजिटिव कर देता हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है ना, ये क्या है बेटा, प्लस चार्ज है, अच्छा ये किसी उसमें है, फॉर्मेट में आ रखा बेटा है ना,
किसी फॉर्मेट में है इसलिए प्लस नहीं हो रहा उनको। चलो कोई बात नहीं, है ना, हमारे पास ये है। यहां देखो ये 2 प्लस चार्ज इसके ऊपर है, ये Cu के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है ना, Cu के ऊपर क्या है 2 पॉजिटिव चार्ज, और इनमें 2 अर्ध सेल अभिक्रियाएं हैं। देखो ये क्या है, इस कॉपर से इस कॉपर की तरफ देखो, यहाँ एक सेल अभिक्रिया है, यहाँ Ag से और 2Ag की तरफ देखो, दो चीजें, तो 2 सेल अर्ध सेल अभिक्रिया है ना। पहले हम कॉपर वाले देखते हैं, तो कॉपर से क्या हुआ, ये कॉपर सॉलिड था और ये कन्वर्ट हो गया कॉपर 2 पॉजिटिव चार्ज। कॉपर से 2 कॉपर चार्ज होना क्या हो गया बेटे, इसमें कौन सी प्रोसेस हुई इसमें, ऑक्सीकरण सर। देखो बढ़िया, इसने बताया ऑक्सीकरण हुआ। कैसे पता लगा बेटा हमने, सर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए सर इसमें से। बिल्कुल, यहाँ कॉपर से कॉपर था ना और CO2 पॉजिटिव हुआ। कब 2 पॉजिटिव होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएंगे, इस कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तभी तो क्या होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव बनेगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन के निकलने की प्रोसेस क्या है, ऑक्सीकरण हो गया। ये क्या हुआ, ऑक्सीकरण, ठीक है ना। और ऑक्सीकरण कहां पर होता है, कैथोड पर या एनोड पर, एनोड। बिल्कुल, इसका मतलब ये एनोड पर, ये रिएक्शन हो रही एनोड पर। देखो सारी चीजें हमने निकाल दी, हमने देखा ये ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो यहां पर ये तो हो गया ऑक्सीकरण। दूसरा क्या होता है बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं। मेरी आवाज तो आ रही होगी आप लोगों को, जी सर। ठीक है ना। अब यहां देखो ये है Ag, और Ag पे जो स्टार है बेटा, ये स्टार नहीं है, प्लस चार्ज है। Ag पे क्या है, प्लस चार्ज है ना, स्टार नहीं है, प्लस चार्ज है। तो ये Ag पर एक प्लस चार्ज है, देखो Ag पर क्या है, एक प्लस चार्ज है। ये इससे Ag में कब कन्वर्ट होगा, Ag पर एक प्लस चार्ज है और ये Ag में कब कन्वर्ट होगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो ये ग्रहण करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, अपचयन। बिल्कुल, इसको हम बोलते हैं अपचयन। ये अपचयन हो गया, यहाँ पर क्या हुआ, अपचयन हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये अपचयन की प्रोसेस हुई, ठीक है ना। एक तो ऑक्सीकरण हुआ और दूसरा क्या हुआ, अपचयन। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, अपचयन। तो अब हम आसानी से लिख सकते हैं, देखो ये कहां, अपचयन कहां पर होता है, कैथोड में। कैथोड पर। तो इस प्रोसेस को हम आसानी से देखो बेटे, इस रिएक्शन को हम देखो, यहां पर क्या था, ई सेल था, तो ई सेल है हमारे पास, ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा, ई कैथोड, कैथोड पर कौन है, Ag वाला, और यहां देखो Ag से क्या हुआ, Ag से Ag प्लस में कन्वर्ट हुआ। ये देखो जो ई कैथोड है उसको हम ऐसे लिख रहे हैं, माइनस ई, और दूसरा क्या था, एनोड, एनोड पर क्या हुआ, एनोड पर क्या होगा, एनोड पर क्या होगा, एनोड ऑक्सीकरण पर सर। यदि देखेंगे तो क्या होना चाहिए बेटा, बताओ बताओ, देखो एनोड पर हमारे पास कॉपर 2 पॉजिटिव चार्ज से ऑक्सीकरण। कॉपर में कन्वर्ट हुआ, क्लियर। इस प्रकार से जो है क्या होगा, हम ई सेल लिख सकते हैं, देखो ई सेल हमारे पास ये आ जाएगा, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, क्लियर हो गया बेटा, ठीक है ना, ये क्लियर हुआ, जी इस सर। प्रकार से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब और भी रिएक्शन है, बहुत सारी रिएक्शन है जहां पर हम सेल विभव को हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, ये सेल विभव को ज्ञात करने का तरीका है, ठीक है ना, ये क्या है, सेल विभव को ज्ञात करने का तरीका है, किस प्रकार से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा बताओ बेटा, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन एक दोनों साथ 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 संपन्न होती है। होते हैं। हम्म
जिनमें क्या होगा, ऑक्सीकरण और अपचयन हो, क्या हो रहा होगा, वे साथ साथ। अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ संपन्न होते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ संपन्न भी हो सकता है, हम साथ साथ भी कह सकते हैं इसको, एक साथ संपन्न हो सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसको, रेडॉक्स अभिक्रिया। उसको क्या कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखो ये सारी लगभग लगभग अधिकांश रिएक्शन रेडॉक्स अभिक्रिया, जैसे ऊपर वाली अभिक्रिया थी, इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ हुआ। क्या हुआ बेटा, इसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हुआ, एक साथ हुआ, है ना। तो इस प्रकार से उनको हम क्या कह सकते हैं, ये अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, इनको कहते हैं हम, क्या कहते हैं बेटा, इन अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है, इनको रिडॉक्स रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखो ये नाम से पता लग रहा है, रिडॉक्स। रिडॉक्स का मतलब क्या हुआ, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, जिसमें साथ साथ हो रहा होगा। देखो दोनों चीजों को लिया गया है इसमें, है ना। यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो दोनों, इसको जो हमने क्या एक साथ लिया हुआ है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, जिसमें क्या हो रहा होगा, साथ साथ चलता होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, ये दोनों चीजों से मिलकर के, तो देखो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। यहाँ देखो रिडॉक्स अभिक्रिया कैसे लेते हैं, देखो यदि हम इसमें देखें तो किस प्रकार से लिखा गया है। एक तो होता है क्या होता है, रिडक्शन। देखो रिडक्शन ऐसे लिखते हैं, रिडक्शन, ये हो गया रिडक्शन, है ना। और दूसरा लिखते हैं बेटा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन लिखा। अब इन्होंने क्या किया, यहां से तो ले लिया रेड, क्या लिया, RED, है ना, और यहां से लिया OX, तो ये देखो रिडॉक्स हो गया। इससे रेड रेड लिया और इससे ऑक्स लिया, तो ये हो गया रिडॉक्स, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या हो रहा होगा, साइमल्टेनियसली हो रहा होगा, साथ साथ हो रहा होगा। इसको साइमल्टेनियसली बोलते हैं, साथ साथ हो रहा होगा, तो वो अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो कैसे होना है इसमें, देखो हमारे पास इसका एग्जांपल देखेंगे तो एक एग्जांपल ये है, HgCl2 है ना, और प्लस क्या हुआ, SnCl2, और इज इक्वल टू हमने क्या किया, Hg2Cl2, है ना, और प्लस क्या किया, SnCl4। ये हो गया बेटा हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ दोनों चीजें साथ साथ हो रही, देखो यहाँ पर Hg को देखो, Hg पे कितने चार्ज है बेटा, कितने आवेश हैं इसमें, कोई भी चलता सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया इसका, ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी बेटा, 2 है सर। दो क्या, मैंने वो का कुछ और सिंबल भी तो होगा उनमें, दो क्या माने, छोटी छोटी चीजें बेटा, है ना। जैसे हमारे पास HgCl2 है, इसका हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी, तो इसको जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं उसको x मान लेते हैं, तो इसको x मान लिया। इसका कितना होता है, क्लोरीन का -1 होता है ना, इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 क्लोरीन है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, x-2 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू कितना आएगा, +2, तो इसका +2 होगा। यानी कि जो Hg है ना बेटा, यहाँ पर इस पर दो धनावेश है, कितने धनावेश हैं, दो धनावेश, तभी तो दो ऋणावेश से जुड़ा। अब यहाँ देखो Hg2Cl2, ये है ना दूसरा हमारे पास Hg2Cl2, ये है। अब इसमें Hg का निकालो फिर ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ क्या होगा, इस Hg को मानेंगे x, लेकिन ये दो है तो 2x, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, इसका आएगा -1, लेकिन ये दो क्या है, क्लोरीन है, तो दो का गुणा कर देंगे। यहाँ पर क्या आएगा, इस माइनस प्लस का चिन्ह आएगा, है ना, इस प्रकार से माइनस का चिन्ह आ जाएगा, x इस टाइप से आएगा। अब हम इसको तो प्लस लिखेंगे यहाँ पर, और इज इक्वल टू 0 कर देंगे। 2x, यहाँ क्या होगा, 2x, देखो इसमें प्लस का चिन्ह लगा, लेकिन अंदर क्या है, 2 इंटू -2, ये तो है 0, तो ये दो का गुणा जब हम इससे करेंगे, एक से, सॉरी ये एक होगा, दो एक हम दो, -2 हो जाएगा, 2x - 2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, उधर जाएगा +2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा।
यहां पर इसकी जो वैल्यू है आ रही है इस वाले में Hg पे +1 आ रहा है। तो अब हम पता कर सकते हैं इसमें हुआ क्या होगा। ये Hg से Hg+1 कैसे आ जाएगा, Hg 2 प्लस से 1 प्लस वाला कैसे होगा, कैसे कैसे बन सकता है बेटे। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा ना, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक धनावेश को कम कर देगा और ये बन जाएगा। इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, क्या किया, त्यागा, ग्रहण किया बेटा, ग्रहण। ग्रहण ग्रहण। हाँ ग्रहण किया है ना। तो जब इस ग्रहण करेगा तो ये तभी तो ये एक पॉजिटिव चार्ज होगा। जब इस एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, अपचयन। बिल्कुल, इसमें अपचयन हुआ है, ये अपचयन हुआ, ये क्या हुआ, ये अपचयन हुआ। यहाँ देखो SnCl2 है, इसका मतलब Sn पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर देखोगे तो Sn पे कितने पॉजिटिव चार्ज है, 4 पॉजिटिव चार्ज। कैसे पता लगाया मैंने, 2 ऋणावेश है ना, या 4 ऋणावेश, 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। देखो Sn पे 2 पॉजिटिव चार्ज से जब Sn2 4 पॉजिटिव चार्ज होंगे बेटा, इसने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन चार, 2 त्याग, इलेक्ट्रॉन, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे इसने, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रोसेस क्या हुई, ऑक्सीकरण, बिल्कुल ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। तो देखो इसमें एक पे तो रिडक्शन हुआ, अपचयन हुआ, और एक पे ऑक्सीकरण हुआ, तो ये दोनों साथ साथ हो रही, इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। देखो यहाँ पर HgCl2 का अपचयन हो रहा है और SnCl क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है ना। इस प्रकार से हम इस प्रोसेस को देख सकते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें कोई भी परमाणु, अणु अथवा आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जिसके कारण धनावेश में वृद्धि तथा ऋणावेश में कमी हो जाती है। सर एग्जाम्पल H इक्वल H प्लस प्लस E माइनस, Cu इक्वल Cu2 प्लस 2E माइनस, Cl माइनस इक्वल Cl माइनस E माइनस। देख लो इसने कैसे बोला, फट 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 फट, पता ही नहीं लगा, है ना। बहुत बढ़िया। और कोई बताओ बेटा। वह अभिक्रिया जिनमें कोई भी अणु, परमाणु तथा आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, जिसके कारण धनावेश में वृद्धि तथा ऋणावेश में कमी हो जाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। H बहुत इज इक्वल टू H पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव, Cu इज इक्वल टू Cu पॉजिटिव प्लस 2E नेगेटिव। गुड। ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही हमें प्रत्येक चीज को पता होना चाहिए, है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को पता लग गई, है ना। ये धीरे धीरे कब आता है, जब आप रोज प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, है ना। देखो तो यहाँ पर देखो, इसने तो ये फटाफट ये भी बता दिया, देखो ये सारे फॉर्मूले बता दिए इसके, है ना। तो इस टाइप से हमें पता होना चाहिए। देखो तो ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं क्या होती हैं, जिसमें वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें कोई भी परमाणु हो, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है, ये तीनों चीजें, है ना। इनमें से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा हूँ, त्याग कर रहा हूँ, ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, ऑक्सीकरण। तो परमाणु से भी त्यागे जा सकते हैं, अणु से भी त्यागे जा सकते हैं, और आयन से भी त्यागे जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन त्यागे जा सकते हैं, है ना। और एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, धनावेश में वृद्धि हो जाती है, और इसमें धनावेश क्या हो जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं, है ना। जैसे देखो एक H से हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो H प्लस हो गया, एक धनावेश बढ़ा कि नहीं बढ़ा। जैसे कॉपर है, तो कॉपर में कोई आवेश नहीं है, लेकिन हमने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो दो दो क्या हो गए इसमें, दो दो धनावेश बढ़ गए। तो इसी प्रकार से और भी है इसमें, है ना। ये देखो क्लोरीन में, क्लोरीन और ऋणावेशों की क्या होती है, ऋणावेशों में कमी हो जाती है। देखो इलेक्ट्रॉन Cl माइनस है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा तो इससे क्लोरीन हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, है ना। तो ये तब क्लोरीन के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागने से क्या होगा, ऋणावेशों की तो कमी हो जाती है और धनावेशों की वृद्धि हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। अपचयन में क्या होता है बेटा, वह अभिक्रिया जिसमें कोई भी परमाणु, अणु अथवा आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जिसके कारण धनावेशों में वृद्धि तथा ऋणावेशों में कमी हो जाती है। एग्जाम्पल H प्लस प्लस E माइनस इक्वल H, Cu2 प्लस प्लस 2E इक्वल Cu, S प्लस 2E माइनस इक्वल S2। बिल्कुल। देखो ये H2 नहीं बेटा, S पे 2 माइनस चार्ज है ना। यहाँ पर देखो ये H है, H ने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और क्या बना दिया,
हाइड्रोजन बना दी, इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो वो क्या हो गया, अपचयन अभिक्रिया। वो अभिक्रिया है जहां पर क्या होगा, कोई परमाणु हो, अणु हो, आयन हो, ये क्या एक से अधिक क्या हो, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा हो, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है उसको, अपचयन, अपचयन अभिक्रिया। और जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण ऋणावेश में क्या होती है, इसमें वृद्धि होती है, और धनावेश में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है ना। और यहाँ देखो ये Cu2 पॉजिटिव है और इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और ये क्या बना दिया, कॉपर, ये कॉपर बन गया, है ना। इसी प्रकार से देखो बेटा सल्फर, इससे 2 इलेक्ट्रॉन लिए, 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसने क्या कर दिया, सल्फर पे 2 नेगेटिव चार्ज आ गए, तो ये अभिक्रिया भी क्या कहलाएगी, अपचयन कहलाएगी, ठीक है ना। इस प्रकार से विद्युत चालकता किसे कहते हैं बेटा, विद्युत किसी चालकता, चालक से विद्युत धारा के प्रवाह की विद्युत धारा के हाँ प्रवाह बोलो की बोलो, दोनों सहजता बोलो। को उस चालक की विद्युत चालकता कहा जाता है। इसे प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर माना जाता है। इसे C निरूपित किया जाता है, C = 1/R। इसका मात्रक ओम इनवर्स या मोह होता है। बिल्कुल, बहुत ये सारे क्वेश्चन याद करके बहुत बढ़िया, ठीक है ना। देखो बेटा विद्युत, अब विद्युत चालकता क्या है, जैसे हम देखेंगे तो ये है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है क्या, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या विद्युत चालकता किसे कह सकते हैं, है ना। तो मान लीजिए देखो यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक है विद्युत चालकता और एक है विद्युत अपघटनीय चालकत्व, दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। देखो माना है हमारे पास कोई तार है, बिजली का तार, ये देखो तार हमने देखा हुआ है ना, ये तार है हमारे पास, ये चालक कहलाता है बेटा, जो तार होता है वो चालक कहलाता है ना। तो किसी चालक से विद्युत धारा के प्रवाह की सहजता, इस माना ये तार हमारे पास और इसमें बहुत आसानी से क्या हो रहा हो, जो उसकी सहजता है, जितनी आसानी से क्या हो रहा हो उसमें विद्युत धारा बह रही हो, है ना। देखो विद्युत धारा के प्रवाह की सहजता, जितनी आसानी से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी, उसको हम क्या कहते हैं, उसकी विद्युत चालकता कहते हैं, है ना। ये विद्युत चालक तो हम कह सकते हैं बहुत अच्छा चालक है, माने इसमें बहुत अच्छी तरह बिजली या विद्युत धारा बह रही है ना, तो विद्युत का विद्युत चालकता कहा जाता है उसकी, है ना। और इसे प्रतिरोध का व्युत्क्रम माना जाता है, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। यानी कि हमारे पास सी, इसको चालक, जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है, विद्युत चालकता है, वो किसके व्युत्क्रम माना जाता है, प्रतिरोध के। प्रतिरोध यदि होगा तो विद्युत धारा कम बहेगी, है ना, विद्युत धारा क्या हो जाती है, कम बहती है, तो इसे प्रतिरोध का क्या है, व्युत्क्रम माना जाता है। और इसे हम क्या करते हैं, सी से निरूपित करते हैं, और सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/R हो जाएगा। और इसका जो मात्रक है ओम इनवर्स है, या मोह शब्द यूज किया जाता है इसके लिए, मोह भी है इसका मात्रक है, और ओम इनवर्स भी लिखा जाता है, ओम इनवर्स इस टाइप से लिख सकते हैं, है ना। अब देखो ये तो है चालक में, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाह की सहजता, और दूसरा है विद्युत अपघटनीय चालकत्व, इसमें क्या, किसी विद्युत अपघट्य विलयन से विद्युत धारा के प्रवाह की सहजता को उसकी विद्युत अपघटनीय चालकता कहते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ चालक की जगह देखो, किसी विद्युत अपघट्य विलयन है, यहाँ क्या ऊपर क्या था, चालक था, यहाँ चालक था, लेकिन यहाँ पर क्या लिया, विद्युत अपघट्य, यानी कि विलयन है, कोई पदार्थ है, मान लीजिए हमने क्या किया, पानी लिया और पानी में NaCl घोल दिया, तो ये विद्युत अपघट्य पदार्थ हो जाएगा, है ना, विद्युत अपघट्य विलयन हो गया। तो किसी विद्युत अपघट्य विलयन से विद्युत धारा के प्रवाह की सहजता, उसकी क्या कहलाती, विद्युत अपघटनीय चालकत्व कहा जाता है, तो उसको हम विद्युत अपघटनीय चालकत्व कह सकते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक के प्रतिरोध को कहा जाता है जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम सेंटीमीटर होता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। विशिष्ट जो प्रतिरोध होगा हमारे पास, है ना, तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, उस चालक का प्रतिरोध को कहा जाता है जिसकी देखो लंबाई 1 सेंटीमीटर हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, और इसे हम क्या करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है बेटा, ये क्या होता है, ओम सेंटीमीटर होता है, क्या होता है, ओम सेंटीमीटर के रूप में। तो इस प्रकार से हम क्या किसे कहेंगे, ये देखो यहाँ पर थोड़ी सी अंतर है, देखो विशिष्ट प्रतिरोध और इसको एक शब्द में कहा जाता है प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। ये कंफ्यूजन वाले शब्द है बेटा, इंग्लिश में तो नहीं आएगा कंफ्यूजन, हिंदी में कंफ्यूजन होता है, विशिष्ट प्रतिरोध है, प्रतिरोधकता है,
है ना। इस प्रकार के कंफ्यूजन हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, कोई चालक है हमारे पास और चालक के प्रतिरोध को कहा जाता है, ठीक है ना, विशिष्ट प्रतिरोध। लेकिन जिसकी क्या हो गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मान लीजिए एक तार हम लेते हैं, तो ये तार की लंबाई मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, तो इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, विशिष्ट, इस तार का जो प्रतिरोध होगा विशिष्ट प्रतिरोध होगा, है ना। और इसे हम रो से दिखाते हैं, और इसे इसका मात्रक होता है ओम सेंटीमीटर। क्या होता है, ओम सेंटीमीटर, है ना। चालकत्व तो किसे कहते हैं बेटा, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहा जाता है। इसे G से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक सीमेन जो होता है, जिसे S से प्रदर्शित करते हैं। C = 1/R = A/PL = KA/L। बिल्कुल, ये देखो, प्रतिरोध के व्युत्क्रम, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहा जाता है, जो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होगा, है ना। और इसे हम क्या दिखाते हैं बेटा, कैपिटल जी। या थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन हो गई, चालकत्व, चालकता, है ना, विशिष्ट चालकता, प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध, अलग अलग प्रकार के शब्द, है ना। तो उनको थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन को दूर करना है, तो जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा, है ना। इसे हम कह सकते हैं, ये जी से दिखाते हैं, तो जी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/r होता है। और r इज इक्वल टू क्या होगा, देखो बेटा, ये r इज इक्वल टू हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी और लास्ट में आ जाता है। इसे इसका जो मात्रक होगा वो सीमेंज होगा, जिसे हम एस से दिखाते हैं, सीमेंज हम एस से दिखाते हैं। देखो यहाँ पर देखो, विशिष्ट चालकता, चालकत्व आ गया, फिर आ गया अलग शब्द, या इसको हम चालकता भी कहते हैं, है ना। क्या होता है बेटा, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कप्पा से निरूपित किया जाता है। इसका मात्रक Sm-1 होता है। इसका मात्रक देखो, इसे कप्पा के से दिखाते हैं बेटा, है ना। और ये देखो, प्रतिरोध और बीच में क्या लिखा, प्रतिरोधकता, है ना। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक का विशिष्ट चालकत्व कहा जाता है, इसे चालकता भी कहते हैं। विशिष्ट चालकत्व और चालकता एक ही चीज है ना। और इसे हम कप्पा से दिखाते हैं, तो कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/रो होता है। और रो की वैल्यू हम देखेंगे, तो रो इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर आएगा, जो वैल्यू हम लिखेंगे इसको, तो यहाँ पर 1/r इंटू L/A होता है ना। और यहाँ यदि हम इसको देखें, तो किस प्रकार से 1/r की जगह हम c ले सकते हैं, तो c इंटू L/A, इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से ये क्या आ जाएगा, विशिष्ट चालक, ठीक है। इसको सीमेंस इनवर्स, मीटर इनवर्स, है ना, दिखाया जाता। तुल्यांक चालकता, बहुत सिंपल सिंपल शब्दों में, किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित एक विद्युत अपघट्य पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता शक्ति को तुल्यांक चालकता कहते हैं। डेल्टा EQ = K = 1000 विलियन की नॉर्मल था। देखो बेटा, यहाँ पर इसको हम लैम्डा EQ भी लिख सकते हैं, एक ऐप इक्विलिब्रियम, EQ को मतलब यहाँ इक्विलिब्रियम से, है ना। देखो, इक्विवेलेंट का मतलब है तुल्यांक, यहाँ पर क्या होगा, इक्विवेलेंस, है ना। और एक कप्पा इंटू 1000 अपॉन क्या आएगा, विलियन की नॉर्मल था। इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं, ठीक है ना। ये देखो, किसी विलियन के एक निश्चित आयतन में, मान लीजिए हमने निश्चित आयतन लिया, 1 लीटर हमने कोई पदार्थ लिया, है ना, आयतन लिया, और उसमें उपस्थित विद्युत अपघट्य, मान लीजिए कोई हमने क्या मिलाया, इसमें कोई विद्युत अपघट्य मिला दिया, विद्युत के द्वारा जो अपघटित NaCl मिला दिया, है ना, कि 1 ग्राम तुल्यांक, ये इसकी मात्रा कितनी है, 1 ग्राम तुल्यांक, जो हमने विद्युत अपघट्य मिलाया उसको कहते हैं 1 ग्राम तुल्यांक, है ना। मात्रा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता शक्ति, इसको जब हमने इसमें डाला, फिर हमने देखा ये कितनी, इसकी चालकता शक्ति कितनी है ना, 1 ग्राम के द्वारा कितनी चालकता शक्ति उत्पन्न हुई, तो वो क्या कहलाती है, उसकी तुल्यांक चालकता कहलाती है। उसे हम क्या कहते हैं, उसकी तुल्यांक चालकता कहलाती है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, है ना। चलो, मोलर चालक तो क्या हो, चालक, किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित एक विद्युत अपघट्य पदार्थ के 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता शक्ति को मोलर चालकता कहा जाता है। देखो इसने, हाँ, बाकी बच्चों को बताना पड़ा है ना।
सभी बच्चों को बताना। देखो मोलर चालकता क्या है, मान लीजिए ये देखो किसी विलयन की एक निश्चित आयतन में, माना हमारे पास निश्चित आयतन है में उपस्थित एक विद्युत अपघट्य पदार्थ के मोलों की संख्या, मोलों द्वारा कराए गए उपलब्ध कराए गए चालकता शक्ति, ये चालकता शक्तियों के लिए है ना, कितनी चालकता शक्ति है, तो यहाँ पर एक मोल द्वारा उत्पन्न कराई गई जो चालकता शक्ति है वो क्या कहलाएगी, उसकी मोलरता क्या कहलाएगी, यहाँ पर मोलर चालकता कहलाएगी। तो मोलर चालकता है, इसको कैपेम से हम दिखा सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण नियम है बेटा कोल राउस का नियम, है ना, कोल राउस का नियम। तो कोल राउस का नियम तो आप लोगों को याद होगा, किसी और बच्चे को पूछता हूँ, बता बेटा। अनंत शिक्षा, काजल बता रही थी, शिक्षा बताएगी इसको। शिक्षा बता बेटा, चलो राहुल बता। अनंत अनंत अणुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्य के धनायन और ऋणायन की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। राहुल तुम बताओ बेटा। साहिल, तो मुझे याद नहीं है सर। चलो इनको याद करना बेटा, देखो यदि हम याद करेंगे तो हमारे लिए फायदेमंद रहेगा, है ना।